नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, कहां अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण और कहां आशा कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना रहा जारी। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अमरोहा जनपद के उत्तर प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने वाले लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि प्रशासन अब ऐसे वाहनों और मालिकों की तरफ कड़ा रुख अपनाने जा रहा है, जिसका असर अमरोहा में भी देखने को साफ मिल रहा है। हाल ही में अमरोहा के सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय ने ऐसे वाहनों पर रोक लगाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर को खत्म हो चुका है, उन्हें मौके से सीख कर दिया जाएगा। वहीं साथ ही मालिक पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने कहा कि लोग कार्यालय आकर अपने वाहन की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे उसे 5 साल के लिए फिर से मानवीय कर दिया जाएगा। जनपद अमरोहा में जो अक्टूबर 2021 से पहले जो 15 साल पूरे वाहन जिनकी अवधि हो चुकी है, ऐसे लगभग हमारे कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार 32,000 वाहन हैं, जिसमें ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है और कार है। तो इनकी पंजीयन अवधि पूरी हो चुकी है। इनको हम लोगों ने इसके पूर्व भी एक बार नोटिस जारी किया था समाचार पत्रों के माध्यम से और वैसे भी कि ये लोग अपना 31 दिसंबर तक अपना पुनः पंजीयन करा लें। और इसका शुल्क बहुत नॉमिनल है और लगभग 600-700 रुपये में गाड़ियों का, 300 रुपये मोटरसाइकिल का है और 600 रुपये कार का उसमें फीस है। तो और 10% उसमें कॉस्ट का ग्रीन टैक्स है। तो इसके कराने के बाद ये हम लोग उसको 5 साल के लिए पुनः इनको अवधि बढ़ा देंगे। वर्तमान में ऐसी सारी गाड़ियाँ जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है, ये बिना रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर दौड़ रही हैं और ये खतरनाक भी है। और दूसरी बात ये भी है कि जब हमारी कोई परिवर्तन की कार्रवाई होगी तो इन पर भारी भरकम जुर्माना आज की डेट में विभाग द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें लगभग 5,000 रजिस्ट्रेशन न कराने पर, 10,000 पॉल्यूशन का और 4,000 इंश्योरेंस का। इस तरह से एक वाहन पर लगभग 19,000 की पेनल्टी आपके ऊपर मतलब लग सकती है। तो मेरा सभी ऐसे वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि जिनके पास ऐसे वाहन हैं जिनकी अवधि 15 साल पूरी हो गई है, वो कार्यालय में आकर अपना वाहन का रजिस्ट्रेशन करा लें। अन्यथा की स्थिति में 31 दिसंबर के बाद ऐसे वाहनों के हम लोग उसको कबाड़ या निष्प्रयोजन घोषित करने की कार्रवाई करेंगे, जिसमें वाहन स्वामियों को भविष्य में दिक्कत होगी। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। शाहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिर स्थानीय नेताओं के नाम की उपेक्षा। शाहपुर में बेहतर सुविधाएं देने के लिए शासन द्वारा 479.51 लाख की लागत से बेहतर सुविधाएं मिलने के लिए नवनिर्मित भवन का लोकार्पण के समय फिर एक बार नाम की राजनीति जमकर चली, जिसके चलते लोकार्पण के लिए लगाया गया पत्थर पर सत्ता एवं विपक्ष दोनों पार्टी के स्थानीय नेता अपना नाम देखना चाहते थे, जिसका खामियाजा ये हुआ कि बिना ही पत्थर के लोकार्पण करना पड़ा। आमंत्रण पत्र में नाम नहीं होने के कारण नेताओं में खासी नाराजगी देखने को मिली। वहीं आनन फानन में बिना पत्थर के ही 479.51 लाख की लागत से बन रहे लोकार्पण शिलालेख को भी हटा दिया गया। लोकार्पण शिलालेख की जगह फ्लैक्स लगाकर लोकार्पण किया गया। सांसद द्वारा अपने समय के करीब 1.5 घंटे लेट आने पर क्षेत्रीय विधायक ब्रह्मा भलावी का इंतजार न करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन कर कार्यक्रम प्रारंभ किया। विधायक द्वारा कार्यक्रम के बीच में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज की और कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद विधायक ने फीता काटकर पूरे भवन का निरीक्षण किया और इसके बाद स्टेज बनकर तैयार नहीं, सांसद दुर्गा दास सुई के ब्रह्मा भलावी अस्पताल भवन का निरीक्षण करने के बाद बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी करीब 15 मिनट खड़े रहने के बाद आनन फानन में बैठने के लिए स्टेज बनाया गया। इसमें सर जो डॉक्टरों की कमी है कब तक पूरी हो जाएगी? डॉक्टरों के लिए प्रपोजल हमने पूर्व से भेजा हुआ है और ऐसा आश्वासन मिला है कि अभी जो पीएससी हुई है उसका रिजल्ट निकलना बाकी है, उसमें डॉक्टर आते हैं, उसमें से यहाँ डॉक्टर दिए जाएंगे। सर क्योंकि ये 30 बिस्तरी हो गया, यहाँ पे स्टाफ भी कम है, स्टाफ नर्स या ए ग्रेड की जो नर्सें हैं वो भी नहीं है। इसके अलावा अन्य जो डॉक्टरों के अलावा स्टाफ है वो भी कम है। नहीं, स्टाफ की तो कोई कमी नहीं है। अभी अपने ज़िले में 60 स्टाफ की पोस्टिंग हुई है, उसमें से 3 या 4 यहाँ दे चुके हैं, 33 ने ज्वाइन किया है। धीरे धीरे वो प्रोवाइड की जाएगी। डॉक्टर्स के लिए भी प्रपोजल है और जितना संभावित होगा वो यहाँ किया जाएगा, उसकी पूर्ति की जाएगी।
सर आज जो लोकार्पण हुआ है उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। जो आमंत्रण पत्र थे उस पर भी नाम नहीं है और आज के कार्यक्रम में भी वह लोग नहीं दिखे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी को नहीं किया गया। हमने खुद कार्ड भिजवाए थे और हमारे बीएमओ ने सबको फ़ोन भी किया है। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है कि जिसको आमंत्रित, हमारी नॉलेज में, कि जिसको आमंत्रित नहीं किया गया हो। सर यहाँ बहुत लंबे समय से स्टाफ भी मौजूद उनको ट्रांसफर नहीं हुआ अभी तक। क्या आप क्या पूछा आपने? जोर से पूछा। सर यहाँ बहुत लंबे समय से स्टाफ यहाँ पे है, मतलब 5-6 साल हो गए उनको अभी तक ट्रांसफर नहीं। तो यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई ऐसा इशू नहीं है। जब तक वो अच्छे से काम कर रही हैं, जब तक उनकी कोई शिकायत नहीं होगी, अगर अच्छी सेवाएं दे रही हैं, यही करें, क्योंकि बड़ा डिपार्टमेंट है। अगर ऐसे करेंगे, ट्रांसफ़र भी निर्धारित उसमें होते हैं कि 10% होना है। 2000 में मान लीजिए 200 ही कर सकते हैं या 20 कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे ना। सर वर्तमान में CHC के जो पद हैं खाली पड़ा, क्योंकि सारे प्रभार हैं यहाँ पर। अक्षय सर भौरा पदस्थ हैं, मैडम भौरा पदस्थ हैं, अन्य भी डॉक्टर विजय हैं आज वहाँ हैं सर, वो भी पदस्थ हैं। तो CHC खाली सर ऐसा नॉलेज में आया है। नहीं तो अब डॉक्टर्स हैं, ये कहो कि ये व्यवस्था इस तरीके से की गई है। जैसे डॉक्टर्स आएंगे व्यवस्था सुधर जाएगी। आपकी व्यवस्था तो चल रही है, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो फिर तो कुछ हो नहीं पाएगा ना। हम चाहते हैं सर परमानेंट यहाँ के अपॉइंटमेंट हो जाए। नहीं, उसके लिए शासन को प्रपोजल भेजा है, कहाँ कितने डॉक्टरों की कमी है, रिमाइंडर भी भेजा है। अब ये शासन स्तर का काम है, पूर्ति की जाएगी। अभी सांसद महोदय ने भी कहा है कि वो भी पूर्ति के लिए बोलेंगे ऊपर। 3 महीनों में क्या है, इसकी आपूर्ति एक समग्र रचना बन रही है प्रदेश स्तर पर, कि दूरस्थ अंचलों में विकास खंड स्तर तक जहाँ भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर चिकित्सकों की आपूर्ति हो सके, स्वास्थ्य कर्मियों की आपूर्ति हो सके। ये प्रथम एजेंडा है सरकार का हमारी। कि जैसे आपको विदित है कि हमने सड़कों के रूप में पूरे भारत में एक सड़कों का जाल बिछा के और सारे वन ग्रामों से लेकर सबकी कनेक्टिविटी मुख्य शहरों से हो, ये प्रयास किया गया। दूसरा प्रयास है कि 2024 तक प्रत्येक भाई बहनों के घर तक हम पानी पहुंचा सकें, ताकि उनको निर्बाध गति से जल की आपूर्ति, स्वच्छ जल उनको मिल सके। तीसरी जो बुनियादी सुविधा है, शिक्षा की दृष्टि से भी आप देख रहे हैं कि कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, अन्य शिक्षा का ढांचा नई शिक्षा नीति के माध्यम से राष्ट्र का समग्र शैक्षिक विकास करने के लिए केंद्र की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम बहुत जल्दी उस स्वास्थ्य केंद्रों तक, ग्राम पंचायत स्तर तक, गांवों तक चिकित्सा की सुविधाएं हमारे सभी देशवासियों को, भाई और बहनों को मिले, इस दिशा में युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। आप देखें कि ये सारी आपूर्तियाँ होंगी। बैतूल से सीनू संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर में अपनी मांगों के लिए आशा कार्यकर्ताओं ने जिले भर में कार्य बहिष्कार जारी रखा। शनिवार को उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तथा मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तमकुई राज्य तहसील राज के दुदही CHC के प्रांगण में आदर्श आशा संघनी आशा कार्यकर्ता संगठन के बैनर तले क्षेत्र की आशा संघनी एवं आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना के 11वें दिन भी धरना पर बैठी। संगठन के अध्यक्ष रीता पटेल ने कहा कि वह अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठी हैं। उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लड़खड़ाने के आसार पैदा हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और शिशुओं में टीकाकरण से लेकर सुरक्षित प्रसव में आशाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। हड़ताल के कारण अब आशाओं ने गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने का काम बंद कर दिया है। गांव में आशाएं कोरोना से बचाव की जानकारी देने के अलावा लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित कर रही थी। अब इस पर प्रभाव पड़ने की आशंका है।
आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य मांगे हैं। उनका कहना है कि आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, न्यूनतम 21,000 रुपए का मानदेय दे। जब तक मानदेय और कर्मचारियों का दर्जा मिलने तक अन्य विभागों से योजनाओं में लगे कार्मिकों की तरह मानदेय दे। क्षेत्र की निगरानी के लिए साइकिल उपलब्ध कराना आदि शामिल है। आप लोग यहाँ किस लिए बैठी हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग कौन सा जगह पे बैठी हैं आप लोग, क्या जगह का नाम बताइए? जगह दुधई ब्लॉक है, शशि यादव मेरा नाम है, आशा संगिनी। हम इसलिए बैठे हैं कि अपना हमारी ये मांग है कि हम प्रोत्साहन राशि हटा करके उसे मानदेय किया जाए और हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें। कितने बिंदु पे मांगे हैं आपकी? 4 बिंदु पे मांगे हैं हमारी। अगर यह मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आप लोग क्या करेंगे? हम धरने पे बैठे ही रहेंगे जब तक नहीं धरना ख़त्म करेंगे, जब तक ये हमारी मांगें पूरी ना हो। नाम सुशीला देवी है, हम सीएससी दुधई ब्लॉक की आशा हैं। हम लोग धरने पे बैठे हैं। हम लोग की मांगे 4 मांगे हैं। हम लोग का सरकारी कर्मचारी का हमको दर्जा मिले और हमारा पूरा जो टुकड़ों में पैसा मिलता है वो हटाकर हम लोग को प्रोत्साहन मानदेय करे। 30 दिन का हम लोग को 1 मंथली पैसा चाहिए। और उसके बाद तीसरा मांग है हम लोग को स्मार्टफोन और चलने के लिए साइकिल चाहिए। और उसके बाद दुर्घटना के बाद हम लोग को बीमा चाहिए, 50 लाख का बीमा। यही 4 हम लोग का मांगे हैं और ये जब तक नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग धरना ही पर बैठे रहेंगे। कुशीनगर से सीनू संवाददाता मनोज के साथ मुमताज हाशमी की रिपोर्ट। पट्टी तहसील क्षेत्र के भरोकन स्थित नवप्रभात अकादमी में आज सरदार पटेल की 146वीं जयंती राष्ट्रीय एकता और अखंडता दिवस के रूप में मनाई गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित अध्यापकों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपने मनमोहक कार्यक्रमों से मौजूद लोगों का मन मोह लिया और राष्ट्रीय गीतों से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। विद्यालय की छात्रा कोमल, अंशु, रिया, एकता आदि ने अपने गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उमरिया ग्राम सभा के प्रधान रमाशंकर सरोज ने कहा कि सरदार पटेल का योगदान हम सब के लिए अविस्मरणीय है। लौह पुरुष के नाम से लोकप्रिय सरदार पटेल ने जर्मनी के बिस्मार्क से बढ़कर एकीकरण का कार्य किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के उप प्रधानाचार्य हिंदी के प्रवक्ता सुभाष चंद्र पटेल ने कहा कि सरदार पटेल ने ऐसे समय में भारत के एकीकरण की जिम्मेदारी उठाई जब भारत बड़े विकराल संकट से जूझ रहा था, लेकिन उनके सूझबूझ और उनके दृढ़ संकल्प तथा राष्ट्रीय भावना के कारण भारत को एक नई दिशा मिली। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रतलाम में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। शहर के पुलिस लाइन क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम बालक पर आवारा कुत्तों के झुंड ने जानलेवा हमला कर दिया। कुत्तों के काटने की वजह से बच्चों की गर्दन, हाथ, मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने आवारा कुत्ते को भगा दिया, अन्यथा बड़ी घटना भी हो सकती थी। आवारा कुत्तों के हमले से घायल हुए 4 वर्षीय बालक का नाम ऋतिक है, जो डीआरपी लाइन क्षेत्र में ग्राउंड में खेल रहा था। तभी आवारा कुत्ते के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। आज सुबह घर के बाहर खेल रहा था और तभी अचानक आवारा कुत्ते के झुंड ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। बदहवास परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। बता दें कि पिछले दिनों ही अशोकनगर क्षेत्र के ग्रीन सिटी कॉलोनी में 4 वर्षीय बालिका पर भी जानलेवा हमला कर दिया था। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। बस रोज की तरह सुबह सुबह खेल ही रहा था बच्चा गार्डन में, पुलिस लाइन के गार्डन में। और आतंक तो वहाँ सबका ही है, कुत्तों का है, गाय का है, बंदरों का है। मतलब बिल्कुल पुलिस लाइन में भी सेफ नहीं है कंडीशन में। 4-5 कुत्ते हो तो अवॉइड कर दो, 20 से 25 कुत्तों का झुंड। आज से नहीं, पिछले 2 महीनों से देख रहा हूँ। एक बार तो बड़े वाले बच्चों को गाय ने मार दी थी, आवारा गाय बांध उसके मार दी। आज कुत्तों बस 2 मिनट उसको छोड़ दिया, 2 मिनट में लपेटे में क्या है। एक आध कुत्ते हो जो बचा ही लिया, 15 से 20 कुत्ते घूम रहे किसी। तो पुलिस लाइन में नहीं खेलेंगे बच्चे तो कहाँ खेलेंगे? पुलिस लाइन तो सेफ है ना पूरी तरह से। 3 गेट फिर बंद है। भगाने वाले आते, निगम वाले कभी आते हैं वहाँ पे उठाने करने कुछ आते हैं कभी? नहीं, मैंने तो इस तरह से कभी कुछ नहीं देखा। जो भी है बस पुलिस लाइन में पुलिस वाले स्टाफ को ही उनकी तरह जो वहाँ के रहते हैं वही करते तो हैं सभी। तो पर जब मैंने अगर आज काट लिया, इतने कुत्ता आया तो अगर कुछ लापरवाही है तभी तो काटा है। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट।
बुलंदशहर प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का हुआ स्वागत। सैकड़ों समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बुलंदशहर के बराल में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे शिवपाल। चुनावी रथ पर सवार थे शिवपाल। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में शिवपाल का हुआ भव्य स्वागत। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट के सदस्यों ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर स्वर्गीय कैला जहां माझी की पुत्री सोनी देवी को एक नया ठेला और उस पर पूंजी निवेश में सब्जियों को देकर उन्हें एक रोजगार मुहैया कराया ताकि वह अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। सोनी देवी के पति ने उन्हें दिव्यांग होने के कारण पूर्व में ही छोड़ दिया था। वह बिल्कुल अकेली थी। वहीं संस्था की अध्यक्षा गुंजा कुमारी सहित अन्य लोगों ने गया समरालय पहुंचकर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। गया से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। आजादी के बाद देश को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज 146वीं जयंती पूरे देश में मनाई गई। वहीं सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। सरदार पटेल आजादी के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। इसी क्रम में भारत रत्न सरदार पटेल जी की 146वीं जयंती के अवसर पर जनपद हमीरपुर के समस्त थानों में पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई गई। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मैथन के दामोदर वैली प्रोजेक्ट के रामानुज भवन में परियोजना प्रमुख के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनका जन्मदिन मनाया। वहीं पटेल जी के जन्मदिन पर सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में एक शपथ ली कि मैं सत्यनिष्ठा शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। हमें अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। इसी के साथ सभी ने जन्मदिन के कार्यक्रम को सफल बनाया। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के आयरन मैन ऑफ द इंडिया जाना जाता है, आज उनका जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने मैथन प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। देश की जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसके लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मार्गदर्शन है वो आज भी जो रेलेवेंट है, आज भी उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। और आज जो है हमारे पाइथन प्रोजेक्ट में हमारे जो प्रोजेक्ट है मुखर्जी साहब आए थे और सारे जितने चीफ इंजीनियर है, डिप्टी चीफ इंजीनियर है, जितने सीनियर पदाधिकारी हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, सारे यहाँ पे आए और हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की फ़ोटो में हम लोग पुष्पांजलि दिए। हम लोगों ने नेशनल प्लेज लिए, राष्ट्रीय एकता दिवस के प्लेज लिए और बहुत अच्छा से ये अनुष्ठान हमने किया है। और मैं सब एम्प्लॉयज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सारे देशवासी को भी बधाई देना चाहूँगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जो आज जन्मदिन हमने मनाया। और इसके साथ मैं सब जितने एम्प्लॉयज़ हैं और आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने संडे होते हुए भी आप सब लोगों ने आया और ये अनुष्ठान का जो है बहुत अच्छा पूर्वक हमने आज समापन किया। धन्यवाद। सवाल है तो हम लोग सब देशवासी देश के प्रति समर्पित प्राण हैं। आज जो श्रद्धा निवेदन है सरदार जी वल्लभ भाई पटेल की शुभ जन्मदिन पर, इसमें यही सबके सामने आ गया है जो हम लोग सब देश के प्रति निवेदित प्राण हैं, देश का सिक्योरिटी सेफ्टी के प्रति। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। किसान नौजवान पटेल यात्रा का काफिला वाराणसी के रुदौली, चुनार, जमुई, नारायणपुर बाजार होते हुए मिर्जापुर जिले के अदलाहट के छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज खुजरौल में संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि सबसे पहले लौह पुरुष को नमन करता हूं। लौह पुरुष ने देश के किसानों को इकट्ठा करके देश को आज़ादी दिलाई थी। सरदार पटेल किसानों नौजवानों के मसीहा थे। देश की आज़ादी के बाद देश का बागडोर गलत हाथों में चला गया। कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद की लड़ाई लड़ी। 8 साल के अंदर मोदी सरकार ने किसानों नौजवानों को धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम कर महंगाई कम करने की बात करते थे। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली सब बढ़ गई। हमारे नेता कहते थे भाजपा की कथनी करनी में अंतर है
ऑक्सीजन न मिलने से लाखों लोग मौत के गाल में समा गए। किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है। नौजवान पटेल यात्रा खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो। किसानों की बदहाली, नौजवानी को परेशानी को लेकर ये किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर आए हैं। आज इसका 62वां दिन है। 62 दिन में हमने अब तक करीब 53 जिले, लगभग 260 विधानसभाएं कवर की है। किसानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी के खिलाफ आक्रोश है और नौजवानों में भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी से जो निराशा है और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ आशा है, उससे साफ दिखाई देता है कि आने वाला 2022 में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना तय है। अध्यक्ष जी, चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान मस्जिद बनना शुरू हो जाएगा, इसका जवाब कैसे देंगे आप? इसका जवाब जनता दे देगी। जनता ने समय समय पर सरकारों को जवाब दिया है। प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को कितनी सीटें देंगे आप? सीट देने का काम, सीटों का सामंजस्य का काम हमारा पार्टी का राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष आप हैं क्या? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो ओम प्रकाश राजभर जी का और माननीय अखिलेश यादव जी का समझौता हुआ है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। चाचा जी, अमित शाह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आपके जो नेता अखिलेश यादव हैं वो 4 साल तक सोते रहे हैं। अब आकर चुनाव जब आया तो जनता में आ रहे हैं। मोदी और योगी, अमित शाह जितने झूठा हैं, जितने निकम्मा हैं, शायद भारत के इतिहास में इस तरीके के न प्रधानमंत्री हुए, न गृह मंत्री हुए, न मुख्यमंत्री हुए। इस बार भी 300 जिससे ज़्यादा सीटें जीतने का वादा वो कर रहे हैं। हमारी तैयारी है 351 सीटें जीतने। हमारा लक्ष्य है 351 सीटें जीतने का। और उत्तर प्रदेश की जनता का जो आशीर्वाद दिख रहा है, उससे साफ दिखाई देता है कि 2022 में 351 के लक्ष्य को समाजवादी पार्टी भेदेगी। चाचा सीटों के पार्टी से समझौता करेंगे कि नहीं? ये उन्हीं से पूछ लीजिएगा। इसके बारे में आप लोगों के सारे चैनलों में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी रोज दे रहे हैं और आप भी उस सवाल को बार बार पूछते हैं। वैसे कहने से उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ेगा मुस्लिम वोटों? जवान इतना जागरूक है, महंगाई से, बेरोजगारी से और अत्याचार से, अन्याय से परेशान है और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता श्री अखिलेश यादव जी के पक्ष में है। अभी मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।